एनडीए की बैठक, एनडीए में 5 दल है और हम तो अकेले थे। जितनी भीड़ उनकी थी ना उसके 5 गुना हमारी भीड़ हमारी मीटिंग में थी, जो उनको भी पता है। अच्छा, स्थिति ये थी कि जो खोमचे वाले गए थे ना वहाँ कि एनडीए की बैठक है तो भीड़ आएगी तो लोग खरीदेंगे, वो सब यहीं चले आए। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? इसका मतलब क्या हुआ कि जदयू के जो ये श्रीमान जी लोग जो मांग कर रहे हैं वो जीते जी नीतीश बाबू को वहाँ पर तो उनके सिद्धांत को दफना दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आज हमारे बीच खास बातचीत करने के लिए मौजूद है आरसीपी सिंह, जो कि अपने पार्टी का नए गठन किए हैं, आशा पार्टी के, जिनको वो सुप्रीमो है। हम सीधे तौर पे बातचीत की, इनकी कई राजनीतिक में अहम भूमिका रही, जेडीयू में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया और आज अपनी नई पार्टी बनाए हैं और इस चुनाव को बेहतरीन तरीके से अपनी पार्टी के साथ सभी कार्यकर्ता के साथ चुनाव लड़ने का बड़ा ही प्लान बना रहे। इनसे चलिए सीधे तौर पर हम जुड़ते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपने अपनी पार्टी आशा की नींव रखी, इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे आपके सामने ही बहुत सारे कार्यकर्ता लोग अभी विराजमान है, बैठे हैं। कैसे सोचा सर आपने कि इस पार्टी का नाम आशा रखा जाए और कहाँ से सर शुरुआत हुई इस नाम से? कैसे शुरुआत? देखिए, आपको जब कोई नई पार्टी बनानी होती है तो आपको कोई नाम रखना पड़ता है जी। और नाम ऐसा होना चाहिए जो चुनाव आयोग में किसी और पार्टी ने नहीं रखा है, क्योंकि अगर उसी नाम का कोई और दल है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने बहुत सारे नामों पर विचार किया जी। तो ये ऐसे ही हम लोग सब आपस में विचार विमर्श कर रहे थे तो आया कि भाई ऐसी पार्टी बनाया जाए जो सब लोगों की आवाज़ बन के सामने आए। अच्छा। तो आप सबकी आवाज़, अगर आप देखिएगा, आप सबकी आवाज़, और उसको अगर आप शॉर्ट में करिएगा तो आशा होता है। आशा। तो हम लोगों ने इसीलिए, क्योंकि ये एक अच्छा भी है कि भाई जितने लोग हैं उनकी आवाज़ को कौन मुखरित रूप से रखेगा। तो हमारी जो पार्टी है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? यही है कि जो हमारा बिहार है, वर्षों से यहाँ के सारे नेताओं का एक ही समझिए सपना रहा है कि बिहार भी हमारा एक विकसित प्रदेश बने। उसके लिए सभी पार्टी के नेता अपने हिसाब से प्रयास करते रहते हैं। तो हम लोगों ने जो आप सबकी आवाज़ का जो नामकरण किया है इसी सोच करके कि जितने भी लोग, चाहे बिहार में कल चल करके हमारी पार्टी और प्रदेश में भी आएगी, तो वहाँ के लोगों का जो आवाज़ क्या होता है, जो उनकी मुख्य समस्याएं होती हैं, उनका क्या जो है, किस प्रकार से उनका विकास होना चाहिए, किस प्रकार से समाज में, प्रदेश में, परिवार में खुशहाली आए। सर, आपने तो बहुत मतलब सभी पार्टियों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आखिर ऐसी क्या उन पार्टियों में दिक्कतें आ गई सर कि आपको अपनी सारी चीज़ अलग कर देनी पड़ी? नहीं, देखिए, मैं जनता दल यू में राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसके बाद परिस्थिति इस प्रकार की हुई कि हम लोग उस पार्टी को छोड़ करके बाहर आ गए, और जब बाहर आ गए तो हमारे जितने साथी हैं उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को एक नया दल बना लेना चाहिए। वैसे भी देखिए भाई, जो जनता दल यू आज की तारीख में है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ सब लोग काम किए, वर्षों से उनके साथ हम लोग भी काम किए, 24-25 साल तक हम लोग काम किए। और आप भी हैं, जितने लोग हैं, सबका एक समय होता है। तो नीतीश बाबू के साथ हम लोग रहे, लेकिन आज आप देखिए कि जो जनता दल यू पार्टी है जो वर्तमान में है, जो पहले जिसमें नीतीश बाबू बिल्कुल पूरे तरह से, मैंने समझिए कि उनके नियंत्रण में पार्टी थी, तो लोगों को भरोसा रहता था कि भाई नियंत्रण में पार्टी वो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखिए कारण क्या है ना, आप तो देखते हैं ना। देखिए, जो स्थिति है अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ कुछ लोगों ने, हमारी पार्टी के लोग सही कहते हैं कि अवैध कब्जा कर लिया है। तो ये पार्टी हम बनाए क्यों हैं? इसलिए बनाए हैं कि देखिए जितने लोग यहाँ सब हम लोग साथ जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो समता पार्टी या जनता दल यू में रहे थे। तो नीतीश बाबू के पार्टी पर जब अवैध कब्जा कर लिया है तो लोग कहाँ जाएंगे? तो हमने नई पार्टी जो बनाई है, तो जितने जितने धीरे धीरे लोग जो हैं उस पार्टी से यहाँ आएंगे। आज ही अगर आप कुछ देर पहले आती तो यहाँ भी देखते आज भी बहुत सारे नए साथी इस पार्टी से जुड़े। उनका बैकग्राउंड क्या है? ज़्यादातर लोग जनता दल यू और समता पार्टी में रहे हैं। तो भाई आखिर जब कोई चीज़, कोई पार्टी का एक जो एक स्वरूप था, जब वो बदल गया है, तो उस विचारधारा में जितने लोग अपने को, मैंने समझिए, विश्वास रखते थे, वो कहाँ जाएंगे?
तो जो विचारधारा जनता दल की रही, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहे, तो वही विचारधारा हम लोगों की है। तो स्वाभाविक है कि धीरे 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 लोग, जो लोग भी जनता दल से हटेंगे वो यहाँ ही आएंगे। सर, आपकी क्या रणनीति होगी आगे की? आपकी जो पार्टी है, कितने कार्यकर्ता का समर्थन आपको मिल रहा है? और आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है, जो कि एक अहम भूमिका बिहार की जनता के लिए, आप लोगों के लिए रखती है। सर, कितने सीट से आप लोग चुनाव लड़ेंगे और कितने लोगों का अहम योगदान आपके पार्टी में? देखिए, आपने सही बात कहा कि जो भाई कार्यकर्ता, किसी भी दल की ताकत उसका कार्यकर्ता होता है, और हमारा तो शुरू से रहा कि कार्यकर्ताओं के साथ संबंध रखना, उनसे बढ़कर संवाद कायम रखना, कार्यकर्ता को सम्मान देना। तो आप देखिए, इतने कम समय में हम लोगों ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी गठन किया, प्रदेश स्तर पर किया, जिला स्तर पर किया, प्रखंड स्तर पर भी पार्टी का गठन हो गया। हमने 23-24 प्रकोष्ठ बनाए, और अब कई जगह हम लोगों का विधानसभा सम्मेलन भी हो चुका है। और 2025 का चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, इसकी हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। जनता की क्या सपोर्ट मिल रही है सर आपको अभी? देखिए, हम तो जहाँ जाते हैं तो हम तो, चूँकि कोई पार्टी हमारी जरूर नहीं है, लेकिन मैं भी पुराना हूँ, 43 साल का मेरा भी अनुभव है, और जितने हमारे साथी हैं उनका भी अनुभव है। तो जनता का तो बिल्कुल समझिए कि अभूतपूर्व जो है सहयोग। देखिए, हम तो नालंदा जिला से आते हैं, नालंदा जिले में भी हम लोग की 2 बड़ी भारी मीटिंग हो चुकी है, एक राजगीर में, एक बिहार शरीफ में, आगे फिर हम लोग का चंडी में होने वाला है। तो भाई, नालंदा जिला को ही तो गढ़ मानता है लोग जनता दल का। नीतीश कुमार का भी अहम वो गढ़। अब आप सोच लीजिए कि पिछले 16 तारीख को हम लोगों की बैठक थी सोगरा कॉलेज में, और 16 तारीख को ही सोगरा हाई स्कूल में एनडीए की बैठक। एनडीए में 5 दल है, और हम तो अकेले थे। जितनी भीड़ उनके थी उसके 5 गुना हमारी भीड़ हमारी मीटिंग में थी, जो उनको भी पता है। अच्छा, स्थिति ये थी कि जो खोमचे वाले गए थे ना वहाँ कि एनडीए की बैठक है तो भीड़ आएगी तो लोग खरीदेंगे, वो सब यहीं चले आए। तो देखिए, जनता इतने वर्षों के बाद ना बदलाव चाहती है, बदलाव के मूड में है। तो उनको लगता है कि भाई अपने में से कोई अगर बदलाव में आता है तो उनको सूट करता है। तो हम लोग चूँकि उसी बैकग्राउंड के हैं ना, उसी पृष्ठभूमि के हैं ना, तो उनको अच्छा भी लगता है। सर, नीतीश कुमार तो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, 38 जिला में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे, क्षेत्र में जा रहे हैं। तो क्या लगता है, प्रगति यात्रा के वजह से नीतीश कुमार को जनता में एक अलग ही पहचान मिलेगी, या जनता उनको इस वजह से देखिए, नीतीश बाबू की पहचान कोई आज प्रगति यात्रा से नहीं है। नीतीश बाबू वर्षों से बिहार की राजनीति में बहुत ही अहम भूमिका में रहे। बिहार के मुख्यमंत्री सबसे लंबे काल से 20 साल से। लेकिन देखिए, मैंने बताया ना कि अब जब जहाँ प्रगति यात्रा में गए हैं, उनका कहीं भाषण नहीं हो पाया। अभी आप देखते हो, चूँकि एक स्थिति होती है ना, आदमी का एक स्वास्थ्य ऐसा होता है। अभी आपने देखा ना कि माननीय मांझी जी के मंच पर गए, वहाँ बैठे भी नहीं, और वो आपने देखा कि अगर उस वीडियो को देखिए तो क्या लगता है। तो देखिए, हम लोग सब नीतीश बाबू के साथ काम किए, उनका हम लोग सब सम्मान करते हैं, लेकिन सबके एक समय होता है। तो जो समय अब है ना, वो निश्चित रूप से वो है नहीं उनके लिए। कहाँ पर भी सर प्रगति यात्रा में जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी विवादित बयान आती है सर, सामने अलग अलग टिप्पणियाँ होती हैं। देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो नीतीश बाबू के साथ 24 साल से ज़्यादा रहा। जब तक बता दूँ मैं, हम लोग साथ में थे उनके। नीतीश बाबू की पहचान क्या थी? उनकी पहचान थी जो उनका वक्तव्य होता था, जिस प्रकार का उनका पब्लिक में उनका बर्ताव होता था, जिस प्रकार से अपनी बातों को रखते थे, जब पूरे नियंत्रण में थे। हम लोग नहीं है, हाल के आप देख रहे हैं ना। अब स्थिति है जो आप खुद कह रहे हैं, आपको तो जो लगे, हमको तो बहुत खराब लगता है जब हम अपने देखते हैं तो कि भाई। तो देखिए, ये समय होता है जी, समय और काल का चक्र तो चलते रहता है। और आप अपने कितने उम्मीदवार इस बार विधानसभा चुनाव में उतार रहे, कितने सीट पे चुनाव लड़ने? मैंने बताया ना कि संगठन हमने हर एक जिले में बना लिया है, हर एक प्रखंड में बना लिया है, और हम 243 विधानसभा को जानते हैं, क्योंकि हमने कई बार चुनाव लड़ाए हैं विभिन्न पार्टियों को। तो हम इसमें बहुत ही खुले मन से काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस प्रकार का समीकरण वहाँ है, उन सभी जगहों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे इस नियत से कि उस सीट को जीतना है। सर, महिलाओं को मौका देंगे इस बार? बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग जनता दल में भी थे, तो जब हम संगठन के थे नेता, तो संगठन में भी हमने वहाँ भी 33% महिलाओं को जगह दिया था। आज अगर आप देखिएगा राष्ट्रीय पार्टी, आप जनता दल का देखिए, राष्ट्रीय संगठन की लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, उनके मात्र 2-3 महिलाएं होंगी। हमारी नई पार्टी है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, देखिए कई महिलाएं हमारे। तो देखिए, वैसे भी देखिए, ये स्वीकार करना पड़ेगा, अपने यहाँ आधी आबादी है, तो आधी आबादी में उनको तो हिस्सेदारी मिलनी है ना।
जब तक उनको हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। वैसे भी ये अंतिम लोकसभा हुआ और अंतिम विधानसभा होगा। अगला जो भी 2029 में लोकसभा होगा, 2030 में विधानसभा होगा, तो डिलिमिटेशन होगा और उसमें महिला आरक्षण बिल पहले से पारित हो चुका है। तो आगे तो 1/3 महिलाओं को टिकट मिलना ही है। तो हम अभी से तैयारी में हैं कि अभी भी जो 2025 के चुनाव होगा उसमें हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देंगे और हम इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि जो हमारे आगे के चुनाव होंगे उसमें हमको उस समय परेशानी ना झेलना पड़े कि महिला सीट है तो किसको। अभी जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के थे, आपके बाद अरुण सिंह आए थे, आपके कई आरोप लगे थे कि आपने जदयू को हाईजैक कर लिया, फिर आपको बीजेपी में हाईजैक करने की भी बहुत सारी आरोप लगी थी सर। देखिए, ये तो आप सामने देखिए कि जब मैं था तो जनता दल का क्या रुतबा था, कार्यकर्ताओं क्या उसका जो मनोबल था, उनका आत्मबल था, कितना ऊंचा था। आप समझिए पहली बार जनता दल को हमने बूथ स्तर तक पहुंचाने का काम किया था। तो भाई हम अपने किस चीज़ के लिए हाईजैक करते? बिहार के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो हम तो कभी भी उन्हीं के कहने के अनुरूप हम लोग काम करते थे। बाकी तो आप जानते हैं जो लोग आरोप लगा रहे थे और ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं, तो हम ही एकमात्र सड़क पर हैं, बाकी तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके, कोई मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, हम ही सड़क पर हैं। आशा पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी गठबंधन? ये मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा है कि हम लोग हवा में नहीं हैं। हमारी जो नीति है, हम लोग का जो कार्यक्रम है, जो हमारी सोच है और जहाँ जहाँ मजबूत हैं, जो यह बिहार में जितनी पार्टियां, हमको किसी प्रकार का समझिए कि वो नहीं है कि हम उनको पसंद नहीं करते, हम इनको पसंद नहीं करते। क्योंकि मेरा मानना है कि बिहार में जितने भी सरकारें अब तक बनी देश मैंने आज़ादी के बाद, सब ने अपना अपना योगदान किया है और सब बिहार के लोग हैं। तो हम इसलिए नहीं कि फलाने पार्टी के, तो हमारा कोई उनसे किसी प्रकार का हम उनको लाइक नहीं करते हैं या उनको मछूत समझते हैं, लेकिन जो हमारे शक्ति को समझेंगे, हमारे विचार के साथ हमसे सहयोग करना चाहेंगे तो हम लोग उसमें करेंगे। जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी, इस बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अगर आप देखिए, यही तो रोना है भाई। पूरे बिहार में जाति जनगणना हुए ना, नीतीश बाबू जब कराए तो उसमें यही कहा रहा था कि जितनी जिसकी जाति उसकी उतनी भागीदारी। क्या हुआ लोकसभा चुनाव में? उसको तो नहीं मिला। क्या हुआ जरा बता दीजिए। आपके बिहार के 40 सांसद हैं, गिन लीजिए, 20 जाति भी नहीं होगी जिसका प्रतिनिधित्व है। जबकि बिहार में तो नीतीश बाबू ने 215 जाति का तो जनगणना कराया, जबकि जो वैश्य समाज है 29 जाति को एक जगह रख दिया था। तो आप जो समझिए, जब 240 जातियां हैं उसमें प्रतिनिधित्व कितने को मिला साहब? मुश्किल से 17-18 जातियों को। तो देखिए, जाति एक यथार्थ है, लेकिन ये भी यथार्थ है कि कोई भी पैदा लिया है तो भगवान के दरखास्त नहीं लगाया था कि श्रीमान भगवान जी मेरा अनुरोध है कि मुझे जाति में पैदा कर दीजिए। अब पैदा हो गए, आप यहाँ आ गए, तो जाति एक यथार्थ है। उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसलिए भी होनी चाहिए, तभी तो लोकतंत्र क्या होता है, सबका होता है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ वही एक आधार होता है, समझे। आप एक सरकारी सेवा भी दे चुके हैं और अभी जो हमारे बिहार में बीपीएससी को लेकर के मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक धरना चला है। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही। हम तो भाई यूपीएससी परीक्षा दिए और उससे सेलेक्ट होकर हम IAS अफसर रहे। जब नीतीश बाबू 2005 में बने थे और 2005 से 2010 में उनके साथ था, किसी की हिम्मत नहीं थी बिहार में कि चाहे अपराधी हो, चाहे कोई सोचता भी था कि बिहार में भी क्वेश्चन पेपर लीक हो सकता है, कोई सोचता भी था कि पैसे लेकर के यहाँ नौकरी दी जा सकती है। देखिए, एक जो सरकार इकबाल से चलती है, और सरकार का इकबाल क्या, आप तो सही कह रहे हैं कि भाई जिन बच्चों ने परीक्षा दिया उनको खुद उस पर भरोसा नहीं। और कारण क्या है? देखिए, इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि खुद बीपीएससी ने माना कि भाई एक सेंटर पर जितना पहुंचना चाहिए था प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा और इसके लिए आपको पुनः परीक्षा लेनी पड़ी। तो आज तक साहब ऐसा कहीं सुना है कि एक पद के लिए 2 परीक्षा होती है क्या? 2 तरह क्वेश्चन होता है क्या? तो ये तो बिल्कुल समझिए कि विफलता है। और ये समझिए कि जब बिहार में वैसे ही रोज़गार कम है और सरकारी तो रोज़गार वैसे भी कम है, और अगर बच्चों के मन में ये हो जाएगा कि साहब बिना पैसे के नौकरी नहीं मिलती है, पैसे देकर के क्वेश्चन लिखा हो जाता है, तो क्या प्रशासन बचेगा? पता चला कि जितने आपकी नियुक्ति में आ रहे हैं 5 लाइन लिखने नहीं आएगा दरखास्त लोगों को। चुनाव में युवाओं का आक्रोश तो देखने के लिए मिलेगा फिर। स्वाभाविक है। देखिए, युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है रोजगार। आज ही आप देखिए, अब कल बजट पेश हुआ है, मैं पढ़ रहा था, वैसे भी सब जगह देखते हैं लिखा रहता है
मुख्यमंत्री जी का फोटो रहता है कि बिहार है तैयार, लिखे रहता है ना। और आज देखिए जब मैंने देखा काहे के लिए तैयार है, तो उसमें दिया जा रहा है कि हम लोग एक निवेश की पॉलिसी बनाएंगे, माने अभी निवेश की पॉलिसी बनाई जाएगी। अब 20 साल में साहब आप पॉलिसी बनाइएगा तो रोजगार के कब अवसर पैदा होंगे? जब तक आप जान लीजिए कि जब तक कल कारखाने नहीं लगेंगे तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? सरकारी सेवा कितने लोगों को मिल पाएगी? बिहार की आबादी 13.5 करोड़ है, करीब करीब समझे 4 करोड़ परिवार है, तो कहाँ जाएगा लोग? तो भाई आप जरा सोचिए, पूरा बजट में देख लीजिए कहीं भी कैसे बाहर से निवेश आए, कल कारखाने लगे, उस पर जोर हो। बल्कि कहा क्या गया है कि आगे हम इस प्रकार की एक नीति बनाएंगे। बताइए अभी नीति बनाइएगा। आपने एक चीज बोला बिहार है तैयार, तो जब मैंने होर्डिंग पढ़ा था बिहार है तैयार, आइए निशांत कुमार की भी एंट्री होगी। अरे भाई देखिए, अरे आप देखिए, लोकतंत्र में भारत के जितने भी नागरिक हैं और जिनकी उम्र 25 साल हो गई है, कोई केस मुकदमा नहीं है, मानसिक रूप से शारीरिक से स्वस्थ हैं, उनका सबको अधिकार है। लेकिन समस्या कहाँ है जरा समझिए। नीतीश बाबू अपनी राजनीति क्या की, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उनका क्या था, उनका पूरा का पूरा कहाँ आक्रमण करते थे? परिवारवाद पर। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और भी दल बिहार में है, उसको तो छोड़े कभी नहीं। भाई आपने तो हमेशा इस बात को हमें हर एक मीटिंग में उनके निकाल के देख लिए। तो आप ही के पार्टी के लोग अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो नीतीश बाबू आपने अपनी सहमति दी है, मैंने तो बार बार कहा है। हम तो बिल्कुल इसके पक्षधर हैं कि भारतवर्ष का कोई भी नागरिक जो रहना चाहता है स्वागत है उसका। लेकिन ये कैसे दोहरी नीति चलेगी? ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? इसका मतलब क्या हुआ कि जदयू के जो ये श्रीमान जी लोग जो मांग कर रहे हैं, वो जीते जी नीतीश बाबू को वहाँ पर तो उनके सिद्धांत को दफना दे रहे हैं। तो फिर राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में सर ये वो भी परिवारवादी पार्टी बन गई, और ये भी हम उस पर नहीं आ रहे हैं। देखिए आप उस पर मत जाइए। कोई पार्टी में अगर जिसको आप परिवारवाद बोलते हैं उसको दूसरे तरह से देखिए। परिवारवाद का में क्या होता है कि टिकट मिलने में एक एडवांटेज है बस, कि आपके बड़े नेता हैं तो आप उनका बेटा है बेटी तो आपको टिकट मिल गया। जनता जब वोट देगी तभी तो आप नेता बनिएगा, तभी तो एमएलए एमपी बनिएगा। ये जरा समझिए इस बात को, तो आपको एक ही एडवांटेज होता है। लेकिन मैं तो इस बात का कह रहा हूँ ना कि भाई इनके पार्टी के जो लोग, इनके प्रवक्ता लोग कितना दहाड़ के बोला करते हैं। अब उनसे पूछिए श्रीमान जी, तो मैं ही बता रहा हूँ ना कि जीते जी उनको सामने, नीतीश बाबू के सामने उनके विचारधारा को आप दफना दे रहे हो। तो चलिए यह थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आप सबकी आवाज़ यानी कि आसप पार्टी से सुप्रीमो आरसीपी सिंह, जिन्होंने अपनी पार्टी का गठन से लेकर के अपनी राजनीतिक सभी के बारे में बखूबी रखा है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।